लास्ट टाइम क्या करे थे, हमारे पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास 32 का सेकंड पार्ट, जो मैं बीच में छोड़ दिया था क्योंकि लेंथी थोड़ी सी वीडियो बन गई थी और हेक्टिक सा हो गया था। अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था हमारे पास, बाकी तो मैं यूट्यूब के अंदर बाद में इस पे पेस्ट कर दूंगा क्वेश्चन, वो तुम्हें दिख ही जाएगा, ठीक है। अभी तुम्हारे पास सैंपल पर अगर होगा तो सैंपल में देख लो। क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक कैपेसिटर था पहले C1, ध्यान से सुनना, उसको हमने चार्ज किया, एक पोटेंशियल से कनेक्ट किया V0 से, वो चार्ज हुआ। चार्ज होने के बाद क्या किया, उस कैपेसिटर को हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ दिया, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। पूछा गया इस क्वेश्चन में हमसे कि हमें दोनों का क्या निकालना है, एनर्जी का आई थिंक रेशियो निकालना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। किसका रेशियो निकालना है, एनर्जी का। तो पहले क्या पता होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला। वो क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास, हाफ CV², और भी होता है हाफ QC², ये भी होता है। यहाँ पे अभी हम हाफ CV² यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इनिशियली कितनी एनर्जी है, इनिशियली सिर्फ एक ही कैपेसिटर के अंदर आपके पास क्या है, चार्ज है, दूसरे कैपेसिटर में चार्ज नहीं है, यानी एक ही कैपेसिटर आपका पोटेंशियल, दूसरा पोटेंशियल, तो कितना हो गया, हाफ C1। दूसरे कैपेसिटर में कुछ भी नहीं है, अगर मैं दूसरे वाले का लूं तो क्या है वैल्यू, 0। फाइनल कैपेसिटेंस, फाइनल एनर्जी क्या है, जब आप दोनों कैपेसिटर्स को जोड़ोगे, ठीक है, दोनों कैपेसिटर क्या करोगे, जोड़ोगे, तो दोनों का पोटेंशियल शेयरिंग होगा, एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा। अच्छा, कॉमन पोटेंशियल के लिए मैं एक सिंपल मेथड ये बताता हूं, कॉमन पोटेंशियल आप कैसे एज्यूम कर सकते हो। वैसे हमारे पास का एक सीधा फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला याद करो तो ज्यादा अच्छा है, टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉमन पोटेंशियल का सीधा फॉर्मूला क्या है, C1 C2 C2। अगर वो याद करोगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। दूसरा बताता हूं, कॉमन पोटेंशियल नाम का वर्ड तब आता है जब दोनों में पोटेंशियल क्या हो, कॉमन हो, सेम हो। और ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब चीजें किस में कनेक्टेड हो, सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में, तभी दोनों में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे दोनों किस में कनेक्टेड होंगी, पैरेलली कनेक्टेड होंगी। आप इसे यूज कीजिए, क्यों, आपको समय बचाना है, ठीक है। नहीं, ये इसके लिए बैटरी का काम करेगा, तो ऐसे ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप फाइनल पोटेंशियल देखते हैं, फाइनल कितना होगा, फाइनल क्या कहते हैं आपका कैपेसिटेंस कितना होगा, हाफ, क्योंकि दोनों किस में कनेक्टेड मैंने बताया, पैरेलली, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, C1 प्लस, और चार्ज क्या है, वो पोटेंशियल क्या है, V चाहिए ना, पोटेंशियल है कॉमन वाला, कॉमन वाला पोटेंशियल क्या रहा, ये रहा, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2, याद रहेगा बात, क्लियर। और ऊपर क्या है, V का स्क्वायर, तो टोटल का क्या आ गया आपका, ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। U फाइनल हाफ C1 C2, ये वाली चीज 0 थी, याद है, क्यों, देखो V0 V2 क्या है, 0 बस C2, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकंड पोटेंशियल कैपेसिटेंस था, उसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल नहीं था, ठीक है, क्लियर। इसको कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल आया होगा, पहले पोटेंशियल नहीं है, इसको कनेक्ट करने के बाद क्या है, पोटेंशियल। आप ऐसे समझ लो कि इसमें एक सिचुएशन के तौर पे सिंपली बताओ, मान लो 5 पोटेंशियल था, यहां 0 है, कनेक्ट करने के बाद हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन जो कनेक्ट करने से पहले जो फॉर्मूला है ना, वो इनिशियल वाले का लेता है। जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे क्या था, 0 था, वो इसे एज्यूम करेगा। क्लियर है बात, क्लियर है उत्कर्ष, ओके। अब ये 0 हो गया, C1 V1 का स्क्वायर, V1 तो नहीं है बल्कि यहाँ पे क्या हमारे पास V0 है, भूलना मत इसे, C1 C2 का होल स्क्वायर, एक से आपका पूरा क्या हो गया, फाइनल क्या आ गया आपका, हाफ C1 बस। अच्छा, ये स्क्वायर है, कहा गया, ओके, ये स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा ना, ये देखिए C1 V0 है और पूरे का क्या ये स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर मिलेगा, क्लियर। देन इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों का क्या निकालना है आपको, रेशियो।
U फाइनल अपॉन में U इनिशियल। ये आपका लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। क्लियर हो जाएगा ये सॉल्व? उतार लो इसे, मैं रख लूँ, आगे बढ़े इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्कर्ष क्लियर है? यस सर। हाँ, U एनर्जी को नोट करें, U कर लो, E कर लो। एक ऐसा क्वेश्चन आजकल आने लगा है, ट्रेंड में आने लगा है, इस तरह का क्वेश्चन कि आपके पास एक कैपेसिटेंस दिया होता है, मैं ज्यादा एग्जामिनेशन में देख रहा हूँ स्कूलों के, एक कैपेसिटेंस दिया होगा, उसे चार्ज करते और फिर उसको हटा देते चार्ज बैटरी को, और फिर उसे चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। और वो यही 3-4 क्वेश्चन पूछते, जैसे एक तो ये हो गया एनर्जी का चेंज कितना है, कभी कभी पूछते कि दोनों प्लेट्स के ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा वही आएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि उनका चार्ज कितना आएगा, तो Q इज इक्वल टू CV। कभी ये भी पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में कितना चार्ज लॉस्ट हुआ है। तो इसी क्वेश्चन की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। क्लियर? इन शॉर्ट, पनीर की सब्जी है, कभी शाही पनीर है, कभी पनीर मसाला है, रहने देते सुबह सुबह का रफ करें। ये एक्सपर्टीज है आपकी उतारने की, कट 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 कट, तो टाइपिंग करो फटाफट तेजी से। टेलीस्कोप तो ऐसे ही बदनाम है, जेम्स वेब, बच्चे हमारे आगे तेज है, दूर से देख लेते हैं 5 डेस्क आगे से क्या लिख रहा है वो। यहां तक होगी आपने एबिलिटी ना कि मतलब जैसे हाथ चल रहा है तो पता चलता होगा कब A लिख रहा है कब B लिख रहा है, होता होगा ना ऐसा? बहुत एक्सपर्ट होते हैं बच्चे। बहुत कॉमन तो हमने ये सब क्या हुआ है कॉलेज में, बहुत कॉमन मिलता था कि बच्चे वॉशरूम में जाते हैं 2-3 मिनट के लिए गेट के ऊपर लिख के आ रहे हैं। उसमें देखिए हमने कॉपीज की, वो जो तुम्हारा ये नहीं था टॉयलेट सीट के ऊपर जो फ्लश करने का होता है, ठीक है, उसके अंदर पन्नी में बुकें बांध के रखी हुई थी। ये सब बहुत कॉमन है कॉलेजेस में, बहुत हमने नोटिस किया हुआ है। MCQs के अंदर अब करो। अब आता है एक क्वेश्चन में कौन सा है? क्वेश्चन में कौन सा है? 33 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 33। किसके बारे में 33 बात करा है? सबसे पहले आपका काम क्या है? क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन आया कहां से। 30 नंबर क्वेश्चन कहां से है आइडेंटिफाई करो, कौन से सीबीएसई के में से क्वेश्चन नंबर 33 कहां से है। 2 पार्ट होंगे इसके, क्योंकि सही 5 नंबर क्वेश्चन 2-2 पार्ट्स के है। किसका है? इसका 3 पार्ट है। नहीं और मैं पूछा हूं 2 पार्ट में होंगे ना, और में होगा, चॉइस में होगा, सॉरी। अब क्लियर? गुड। कहां से? ये AC से। कहां से उत्कर्ष? AC वाले पार्ट से। गुड। पेपर तुम्हारे पास है ना उत्कर्ष? यस सर। ओके। अब इस पार्ट में सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताओ जरा, क्या है क्वेश्चन पहला? ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन inductive reactance and capacitive reactance with frequency of applied AC source. गुड। पहले पार्ट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस की किससे फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ पूछा गया है। सबसे पहले आपको आइडिया चाहिए रिएक्टेंस होता क्या है। देखो LCR सर्किट करते समय हम लोगों ने LCR सर्किट करते समय हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखे थे। रिएक्टेंस कोई टिपिकल चीज नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि ये जो आपके इंडक्टर है, ये जो आपका कैपेसिटर है, ये जो आपका रेजिस्टर है, ये भी जो करंट को अपोज करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इनकी क्या एक तरह से रिएक्टेंस है। इसलिए हमें इसकी जो यूनिट भी दिखती है, हमें क्या मिलती है, यूनिट्स भी ओम्स मिलती है, ठीक है। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑलरेडी पता भी है, XL इज इक्वल टू ओमेगा एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज समथिंग 2 पाई f इंटू एल। ये क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या है ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। अगर आप L को कांस्टेंट मारे, कि जो होगा ही कांस्टेंट आपका फिक्स होगा L, हाँ ओके, L जैसा बनाता हूं, नहीं तो H बन जाएगा ये, ठीक है।
फिक्स होगा, हेनरी में होगा, 2 वैल्यू फिक्स, 5 वैल्यू फिक्स, चेंज होने वाली क्या है एक्सएल एंड एफ, दोनों एक दूसरे कैसे दिखाई दे रहे तुम्हें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ क्या होगा इस केस में, सिंपल सा ग्राफ होगा आपका, बिल्कुल सही, एक्सएल एफ कैसे दिखाएगा आपका, आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। क्लियर, उतार लीजिए इसे। डायरेक्ट ग्राफ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बना दी, डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, नो प्रॉब्लम। इसने कहा है ग्राफ बनाने। हाँ तो सीधा ग्राफ बनाओ, समझाएंगे नहीं, तो मैं तुम्हें समझाएंगे बता दिया कि आया कहां से। जल्दी उतारो। सिर्फ ग्राफ बनाएगा। हाँ ग्राफ बस बहुत है, बस आपको मगर पता होना चाहिए ग्राफ में चीजें आई कहां से हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इसका, सॉरी इसके 2-3, इस क्वेश्चन में भी 2-3 हिस्से है ना, पार्ट्स है। अगला क्या इसके अंदर, नहीं 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 अभी बाकी है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का, कैपेसिटेंस का भी था ना इसमें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में देखते हैं, जिस तरीके से इंडक्टर आपको एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटेंस भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, कोई भूला ना हो तो, गुड, 1 में ओमेगा सी। फिर से आपको दिख रहा है ये कैसे आपका इनवर्स हो गया, एक्सी एफ, ये किसके लिए होगा आपके पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, उतार लो। ये इसका आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33 का सेक्शन नंबर ए होगा, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट का, जो और में से फर्स्ट वाले का सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ए होगा ना ये। उत्कर्ष क्लियर है, ओके जल्दी बताओ सेपियंस, रफ करो इसे में। अब बी पार्ट पे आते, बी पार्ट कैसे बताना, फेजर डायग्राम फॉर ए सीरीज एलआरसी सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। फेजर डायग्राम पूरी सीरीज, एक मिनट और देखिए, सीरीज एलआरसी या एलसीआर सर्किट, ठीक है, टू कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। टू एन एसी सोर्स, आप इस चीज को भूलिएगा मत, ये जो एलसीआर सर्किट्स है ये सीरीज पहले किसी में भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपके कोर्स में बहुत ही प्रिसाइजली एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने आपके लिए क्या दे रखा है, सीरीज वाला। क्लियर, तो ज्यादा किचकिच है ही नहीं। और हाँ, फेजर डायग्राम के थ्रू होते हैं, मैथमेटिकली प्रूव होते हैं ये, हम फेजर डायग्राम देखेंगे। क्यों, फंडामेंटल रूल, कम से कम जो है अपने लिए परेशानी लीजिए, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर तीर उड़ रहा है तो उसे जाने दीजिए, ठीक है, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब फेजर डायग्राम में क्या आपके पास, फेजर डायग्राम बड़ा सिंपल सा है। फेजर डायग्राम तीनों का बनता है, एल का, सी का, आर का। याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। सपोज ये आपके पास क्या है, वीएल इंडक्टर की इंडक्टर का पोटेंशियल, वीसी कैपेसिटेंस का पोटेंशियल, वीआर रेजिस्टर का पोटेंशियल। करंट, एक और चीज, करंट में सॉरी रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं, फेज में। यानी अगर मैं करंट का डायग्राम बनाऊं तो ये सेम फेज में रहते हैं ये, ठीक है। और जो हमारा कैपेसिटेंस और इंडक्टर है, कैपेसिटर और आपका इंडक्टर है, इनके वोल्टेज एक दूसरे से 180 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। कितने के डिफरेंस में होते हैं, 180 डिग्री के। यानी अगर मैं नेट निकालना चाहूं तो कितना बनेगा ये आपका, VL माइनस VC। ये आपका यहाँ पे क्या है, VR है। अब अगर मैं एक रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो दोनों के बीच में बनेगा परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक है। ये हो गया इसका E, और ये आपका क्या हो गया, फाई, जो क्या कहते हैं, फाई को पावर फैक्टर होता है, आई थिंक, है ना, ठीक है। क्लियर, एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा है, ज्यादा किचकिच नहीं है, तो किचकिच करनी भी नहीं है, सिंपल सा डायग्राम बना के इसको छोड़ दो। क्लियर, उतार लो से जल्दी से। वैसे इनकी पूरी पूरी डेरिवेशंस है, ये हमने पहले के चैप्टर्स में की हुई, क्योंकि हम यहाँ पे सैंपल कवर कर रहे हैं तो हम बहुत शॉर्ट में से करने की कोशिश कर रहे हैं।
रफ करूं? अब आते हैं इसके कौन से पार्ट के ऊपर? सी पार्ट के ऊपर। क्या है सी पार्ट के अंदर क्वेश्चन होते हैं? Alternating voltage of 220 volt is applied across LED. श्योर, कुछ और छोटा तो नहीं है? देख लो क्वेश्चन ध्यान से। When an alternating voltage of 220 volt is applied across the device X, a current of 0.25 ampere flows which lags behind the applied voltage in phase pi by 2 radian. If the same voltage is applied across another device Y, the same current flows but now it is in phase with applied voltage. अच्छा अच्छा अच्छा, आगे क्या है? Name the device X and Y. सी में क्या है? एक अल्टरनेटिव वोल्टेज है, कितने की है? 220 वोल्ट की है। ठीक है, और आगे? सॉरी, 220 वोल्ट की है। 7.25 कितना है करंट? कितना है? 0.25 एम्पियर। और क्या उत्कर्ष आगे? Pi by 2 radian phase. फेज कितने का है? Pi by 2. लैग कर रहा है करंट। लैग कर रहा है करंट। Lag behind now. ओके। Same voltage. और क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? ये same voltage is applied across another device Y. अच्छा, दो डिवाइसेज है एक्स और वाई है। हाँ? एक में करंट और वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है और एक में वो सेम है। ये क्वेश्चन है ना? ओके। एक डिवाइस है एक्स, इसमें करंट और वोल्टेज क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। वोल्टेज लैग कर रहा है कितना? पाई बाय 2। ठीक है, देखो फंडामेंटल चीज याद कर लो। वोल्टेज लैग कर रहा है यानी वोल्टेज क्या रह गया? पीछे रह गया। करंट क्या चल रहा है आपका? आगे चल रहा है। करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। किस में लीड कर रहा है? Current lag. एक्स वाले में करंट लैग कर रहा है। Current which lags. हाँ, current lag कर रहा है. करंट लैग कर रहा है इसमें। ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ, अगर आपके पास करंट लैग कर रहा है यानी वोल्टेज आगे चल रहा है। जब भी करंट लैग करेगा इसका मतलब आप किस डिवाइस की बात कर रहे हो? इंडक्टर की। ठीक है, लैग का मतलब ये हो गया, अगर सिंपली समझाऊं एक सिंपल डायग्राम के थ्रू, कि सपोज ये वोल्टेज का ग्राफ है, करंट लैग का है तो करंट का ग्राफ क्या है? इसके थोड़ा सा पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये जब लैग कर रहा है तो हमारे पास किसका केस है? इंडक्टर का। वाइस वर्सा, अगर वोल्टेज लैग करे और करंट लीड करे तो ये क्या हो जाएगा फिर? कैपेसिटर। जब दोनों साथ साथ चले तो क्या हो जाएगा? क्या? गुड, रजिस्टर हो जाएंगे। ये बात याद कर लेना, बहुत काम आएगी तुम्हारी। उतार लो इसको, इस चीज को। तो कितने का लैग होगा? पाई बाय 2 का। पीछे वाली चीज लैग कर रही है। ठीक है, जल्दी उतारिए सेपियंस। आगे बढ़ू? रफ कोई से नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या है इसका बताना जरा मुझे? न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा। दो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? Name the devices X and Y. नहीं, वो तो बता दिया हमने, कैपेसिटर इंडक्टर। इसके बाद दूसरा भी होगा ना, कुछ और भी क्वेश्चन देखो। Calculate the current हाँ। flowing in the circuit when the same voltage is applied across the series combination X and Y. ओके, देखो अब हमें पता चल चुका है, इधर ध्यान दो। डिवाइस एक्स, डिवाइस वाई, ये किसके अंदर कनेक्टेड है हमारे पास? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ये किस में कनेक्टेड है? हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, किसके साथ? इसी सोर्स के साथ। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों में करंट क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। ठीक है, जो भी जाएगा करंट क्या जाएगा? सेम जा रहा होगा। वोल्टेज कितना अप्लाई हुआ है इसके अंदर? 220, यही है ना वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है। निकालना क्या इसके अंदर में? करंट निकालना है। देखो करंट निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें कोई आपको मेहनत करनी भी नहीं है, V/Z। Z क्या होता है हमारा? हाँ, रेजिस्टर होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं बोलते, रेजिस्टर वो वर्ड है जब आप खाली रेजिस्टेंस के लिए यूज करो। इसके लिए आपके पास क्या शब्द होगा? एक अलग वर्ड है, क्या है? हाँ, क्या है? ठीक बोलिए, बोलो।
इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस कैसे निकालते हैं हम, अगर आप भूले ना हो तो लूप में जो दोनों रेजिस्टर का स्क्वायर का सम, बिल्कुल सी एक्सएल का स्क्वायर और स्क्वायर, अगर एक्सएल होता, अगर एक्सजी भी होता है एक्सएल माइनस एक्सजी का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें हमारे पास, क्लियर। तो हमारे पास क्या एक्सएल, अगर यहाँ पे एलसीआर भी होता, अगर इसके साथ सी भी होता तो हम क्या करते का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे सी तो जीरो है हमारा, कैपेसिटेंस तो है नहीं, तो हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, क्लियर। ओके, एक्सएल कितना होगा, ओमेगा एल, एल कितना है मेरे पास, एल है गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है क्या इसके अंदर, नहीं बस वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट दे रखा है, करंट कितना दे रखा है, 0.25 ये मैं क्वेश्चन दिखाओ मुझे, दिखा दूँ क्वेश्चन। 220 वोल्ट होगा, सेम वोल्टेज अप्लाइड बाय डिवाइसेस, ओके पकड़ो। कहानी ऐसी है कि जो x है ना, इसमें आपको सेपरेट पहले बता रखा है कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.25, इधर ध्यान दो। y पे सेपरेट बता रखा है कितना फ्लो कर रहा है, 0.25। फिर बाद में इन दोनों को जो एक साथ कनेक्ट किया है और तब करंट पूछा गया, मतलब पहले जो आपको करंट दे रखा है 0.25, वो इनका सेपरेट दे रखा है, ठीक है। तो अब आपके इसमें निकालना मुश्किल काम नहीं है, कैसे देखो, I इज इक्वल टू, इधर ध्यान दो, V इंटू एक्सएल। पहले बच्चे को ना पता सेपरेट बताया गया कि जैसे 220 के साथ सेपरेट ये कनेक्ट है, सेपरेट ये अलग अलग है, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.25, ठीक है। तो एक्सएल कितना आ गया इसके अंदर, V कितना है 220, I कितना है 0.25, कितना हो गया ये, कितना होगा जल्दी निकाल यार, मुझे नहीं पता कितना है। ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो 880 होगा, ठीक है। हाँ, सिमिलरली आर कितना होगा आपका, V बाय, ये भी यही होगा आई थिंक, क्यों दोनों में सेम ही है ना करंट। यहां पे आगे पुट क्या, 880 का होल स्क्वायर, 880 का होल स्क्वायर, कितना हो गया फाइनली, 880 बाय √2, ये क्या आ गया मेरा Z, इम्पिडेंस आ गया, क्लियर। ये तो पता है ना, दोनों सेम हो तो रूट काम कर लेते हैं। अब I इज इक्वल टू V बाय Z, V कितना है 220, ये कितना है 880 बाय √2, ये तुम्हारा फाइनल क्या जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर I सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। उतार लो इसे, जो भी हो उतार लो इसे। एसी में चल रहा है सब, एक तरह से एसी कवर ही करा दी पूरी की पूरी, यही एसी के अंदर टोटल एलसीआर ये सब तो एसी के अंदर, एक्सेल क्या होता है यही है, मेजर क्वेश्चन में एसी पूरा ही कवर हो गया तुम्हारा। आगे इसके बाद हम आते हैं इसके मेन डेरिवेशन के ऊपर। रखो सेपियंस, इसे कहते टैलेंट, एक कहता आया नहीं था, कहते आए थे, एक के 2 नंबर में आए थे, एलसीआर तो आया नहीं था, इतना पता है। देख लो कोई वो भी आया क्वेश्चन में पेपर में। दो ही तरह के बच्चे बहुत खुश होते हैं पेपर देने के बाद, एक तो वो जिसको सब कुछ आता हो और जिसको जो है कुछ ना आता हो। मीडियम वाले तकलीफ होते हैं, देखो जो सब कुछ आता उसे पता कहाँ से पाया था, जिसे कुछ नहीं आता ना उसको ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन कहाँ से आया था। उससे कोई पूछता है तूने एलसीआर का किया, वो दूसरे को बोलता है एलसीआर का क्वेश्चन कहाँ आया था, मैं पढ़ के भी आया था, आया भी नहीं था, फिर उसे 2 मिनट बाद रियलाइज होता है। हाँ क्या मतलब आप एरिया की बात कर रहे हो? इतना रोस्ट है बेटा तुम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो बी पार्ट क्या है इसका, और में क्या है, और में
AC with LCR circuit is connected to an AC source using the Phasor diagram. derive the expression for the impedance of the circuit. ओके, डेरिवेशन करनी है पूरी की पूरी फाइनली, वही आ रही है। देखो फेजर डायग्राम का जो से बताया था L C R, ठीक है, पूरी आपको डायग्राम में डेरिवेशन करनी है। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा हम करते हैं फेजर डायग्राम बनाएंगे। थोड़ी देर पहले बनाया था ना फेजर डायग्राम, देखा तुमने? क्लियर? आपके पास VL माइनस VC R, फाइनली आपका क्या है पर E VR, सॉरी, ठीक है। तो या आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। भाई VL और VC क्या हो जाएगा? एक्सेल, क्या वो? रुको, ये एक काम करता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ, इसे कहता हूँ रिजल्टेंट, ठीक है, क्लियर? ये छोटा कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो। ये पोटेंशियल किसका है? रजिस्टर का है, और ये कैपिटल आर किसका है? रिजल्टेंट है, ठीक है। तो छोटा आर क्या है मेरा? रिजल्ट, बड़ा आर क्या है मेरा? रिजल्टेंट, ओके। रजिस्टर का पोटेंशियल, ये क्या हो गया? एक्सेल आई, इसमें तो आपको E लिखना है, क्या लिखा मैंने? E लिखना है। इतना तो चेक करने वाले एग्जामिनर्स भी जो है ना, उतना उन्हें पता 50 शीट चेक करनी पड़ती है, नहीं की 25-50 करनी पड़ती है। सो साफ सुथरा लिखो, नंबर मिलते हैं। कचरा मचाओगे तो प्रॉब्लम होगी, आराम से लिखो। आई स्क्वायर बाहर निकाला, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर आर स्क्वायर, पूरे से मैंने आई बाहर निकाल दिया ना। आई क्यों? तीनों में क्या करंट, क्या सेम होगा? करंट सेम होगा, क्योंकि तीनों किसमें? सीरीज में। तो आई सब में क्या है? सेम है। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे? वी आर को आई इंटू जेड की टर्म में। जैसे होता क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। तो मैं बताया यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे पास क्या है? इसकी जगह इम्पीडेंस है इनसाइड, क्लियर? एक्सेल रूट से बाहर निकाला तो क्या आ गया मेरे पास? आई आ गया, आई से आई क्या हो गया? तो जेड क्या आ गया मेरा? एक्सेल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया मेरे पास? इम्पीडेंस का। उतार सकते हो इसे, जल्दी से उतारो। किसको? हाँ, जो VL है ये हमारा, देखो ये जो Z है रजिस्टर है, यहाँ पे ये इंडक्टर केस में क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। ये रजिस्टर है, Z इम्पीडेंस है। देखो मैं तीनों लिख देता हूँ। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ बढ़ाएगा आपके पास इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये तीनों जो है ना, ये रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ही कैरी करते हैं। रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को अपोज करना। तीनों के साथ क्या है मेरे पास? करंट आई आई और आई। फॉर्मूला ओम्स लॉ का ही है एक तरह से, बस फर्क कितना है? यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे कुछ अलग डिवाइसेस है, तो ही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्लियर? अगर फेज और कुछ पूछा है इसके अंदर, और भी कुछ देखो, फेजर डायग्राम के बाद कुछ क्या पूछा है? नहीं, यही था बस फेजर डायग्राम है, इम्पीडेंस तक का ही एक्सप्रेशन, क्लियर? ठीक है, उतारो फिर से आगे बढ़ते हैं। जल्दी आ चलो तेजी से। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट। दो पार्ट होंगे इसमें भी। Note a graph shows the variation of current with frequency of the AC source, explaining the nature of its variation for the two different resistance R1 and R2. R1 कम है R2 से। ओके ओके, अगेन बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एक ग्राफ पूछा गया है जिसमें R1 क्या है? कम है। R1 कम है ना? R1 कम है। ओके, R2 से। और ग्राफ इसके बीच में निकालना है। रेजिस्टेंस का ग्राफ नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो दे रखा है तो उसका ग्राफ नहीं होगा जब वैल्यू गिवन देखी तो। Two different
different Variation of current with frequency. फ्रीक्वेंसी, करंट और फ्रीक्वेंसी का निकालना है, आई का निकालना है और किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी का। क्लियर, स्केल पता लग गया। अब अगर आपको याद हो तो ये बहुत ही फेमस ग्राफ है, ठीक है, जब हम इसको हमने बैंडविड्थ के समय इस्तेमाल किया था। सपोज मेरे पास है आई और यहाँ पे क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पता कैसे चला, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं बचाना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बचाना। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो करंट को ज्यादा विड्रॉन करेगा, कम विड्रॉन करेगा, ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा करंट उसमें से ज्यादा पास करेगा। तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ज्यादा जाएगी। तो ये कौन सा हो गया आपका, R1। और बेसिक बात है, दूसरा वाला कितना होगा आपका, R2। कहीं भी ना दो, छोटा सा बीच में। क्लियर, उतार लो इसे बस। बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हो, कुछ लिखना चाहते हो तो उसके साथ में। दो मार्क्स का है, अरे नहीं, कई बार बनाने बच्चों से बनते भी नहीं है, लिखना तो बात की बात है, कई बार बनते ही नहीं है। हाँ भाई, कहीं गए हो क्या, अचानक ऑनलाइन की क्लास ली है? बच्चे पूछ रहे भाई, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लास क्यों ली तुमने आज अचानक से? क्या उसने पूछा था मेरे से, आएगा नहीं, जब तक मैंने मैसेज किया मैं यहाँ पहुँच गया। खुद ही याद नहीं आ रहा। तू बता दे। अच्छा, हाँ। क्या हो गया, सब ठीक है? इसकी फूफा जी की डेथ हो। ओहो, याद आ गया। अच्छा, तब तो ठीक है भाई। तो बंदा ऑनलाइन टेस्ट लेगा, सब छुट्टी मार लेते फिर तो। मैथ्स में तो ऑनलाइन ही। मैथ्स का क्या चला तुम लोगों का? आई नहीं रे, अब भी आ गए, 2-3 हफ्ते हो गए आए नहीं फिर। कब 30 तारीख को गए थे? आज क्या है? अच्छा ना होगी। आगे बढ़े, अब आते हैं सेक्शन डी, यहाँ पे खत्म। सॉरी, ये आपका 5 मार्क्स वाला खत्म हो गया। अब केस स्टडी आपके लिए है, क्योंकि केस स्टडी में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती है। अगर केस स्टडी में मेहनत करनी पड़ेगी तो तुम्हें अपने केस को स्टडी करवाना पड़ेगा कहीं पर। क्लियर, हम किस पे आते हैं, सेक्शन सी के ऊपर, जो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर का होगा, 22 और 21 कौन सा है, 22 होगा। ओके, भाई देखो, यूजुअली क्या होता है, इसमें जो डेरिवेशन होती है वो भी बहुत छोटी होती है, इसमें जो न्यूमेरिकल होता है वो भी बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होता, क्योंकि वैल्यू कितने नंबर की है, 3 नंबर की है। क्या है बताओ, सिचुएशन बताओ क्वेश्चन नंबर 22 की। कॉइन का मास कितना है, ठीक है, आगे। एक मिनट, न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, जो क्या करे, सेपरेट करे। ऐसी चीज हमारे पास कहाँ आती है, गुड, बाइंडिंग एनर्जी में। क्यों, बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, वो एनर्जी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधे रखती है, उतनी ही एनर्जी डाल दोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक है, यानी कंसेप्ट किसका है, बाइंडिंग एनर्जी का। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ओके, बाइंडिंग एनर्जी का तो फॉर्मूला याद है, फटाफट देखो, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम याद है, मास ऑफ प्रोटॉन जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्चुअल मास इंटू सी स्क्वायर। क्लियर, आगे बोलो क्या है नेक्स्ट इसके बाद। वेट, कॉपर, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 29। आगे कितना मास है कॉपर का,
ठीक है, mass of proton is 1. हाँ वो सब भी गिवन होगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, कितना है मास ऑफ प्रोटॉन? 1.007825 AMU होगा ये। ओके, हाँ हाँ भाई आगे बताओ। न्यूट्रॉन भी दिया होगा, हाँ 1.008665। बस, और कुछ गिवन नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले समझो। सबसे पहले जो 3 ग्राम है 29 है, इसको किनारे को साइड को, इसका भी कोई पर्पज नहीं है। सबसे पहले आप एक कॉपर एटम के अंदर बाइंडिंग एनर्जी निकालो कितनी है। अगर एक की निकल जाएगी उसको, अगर आप, कहानी बड़ी सिंपल सी है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, आराम से सुनो जरा। एक मिनट भाई, एक कॉपर एटम है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। अगर आपको एक एनर्जी मिल गई, एक कॉपर एटम को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे, कितने कॉपर एटम्स हैं। अगर एक में एनर्जी मुझे 2 चाहिए और 2000 कॉपर एटम है तो कितनी एनर्जी चाहिए, 2 × 2000 4000 होगी, ठीक है। तो पहले तो मुझे एक कॉपर एटम की एनर्जी चाहिए ब्रेक करने की, फिर मुझे ये चाहिए कितने कॉपर एटम है, कितने अंदर, 3 ग्राम्स के अंदर। वो कैसे निकलेंगे, एवोगाड्रो नंबर। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो। एक मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर 6 पॉइंट। तो सबसे पहले मोल निकालो। मोल कैसे निकालोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वेट कितना है अपॉन में, क्लियर, ये तो निकल गया तुम्हारा मोल वेट। हाँ ये तो मोलर मास ही होगा ना, 63। और एटम्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी यही छोड़ दो। अब बाइंडिंग एनर्जी निकालो, वो कैसे निकालोगे, Z29, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.07825 प्लस A माइनस Z 63 माइनस 29 कितना बचा, A कितना है बेटा 63, हाँ बिल्कुल सी 34, गुड, 1.008665। टोटल मास कितना है नेट, ये वाला मास नहीं, ये जो हम लेते हैं वो इसका एक्चुअल मास लेते हैं जो हम यूज करते हैं। कितना यूज किया तुमने यहाँ पे, 63 यूज किया ना, गिवन दे रखा है, गुड, कितना दे रखा है 6 अच्छा 92960, क्लियर। अब आप जो इसको सॉल्व करोगे, जो कि तुम ही करोगे वो तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करोगे इसके बाद तुम्हें क्या निकलेगा, बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी, ये तो मास डिफेक्ट निकलेगा। बाइंडिंग एनर्जी के लिए भी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, C²। अगर आपको मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो C² कितना लिखोगे 931.5। ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। जैसे एक तरीका क्या है, इसको पहले मैं लिखूं 9 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर, फिर E से मल्टीप्लाई करूं, तब जाके किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इतनी किचकिची खत्म कर दो। जो भी इसको सॉल्व करके आता है, जो भी सॉल्व करके आता है, सॉल्व करो, जब 23 से कितना दो, कितना आता है, जल्दी सॉल्व करो इसको। 29 34 प्लस से कितना हो गया कितना, जल्दी देखो जरा इसको। हाँ कर लो भाई, कैलकुलेटर यूज करो, कर रहा हूँ कैलकुलेटर यूज। 0 नहीं आएगा बेटा, कुछ ना कुछ तो मास डिफेक्ट होगा। राउंड ऑफ भी तो नहीं करना है इसके अंदर, सॉल्व करना है इसके अंदर। कितना, जल्दी बताओ सॉल्व करके, मुझे वैल्यू बता दो बस कितनी आ रही है फटाफट। ओके 0 पॉइंट करो भाई, सॉल्व करो। 0 पॉइंट तो आएगी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। 0.59225 ये क्या आ गया, मेरा मास आ गया। अभी क्या मल्टीप्लाई होगा, या तो C² कर लो, और मैं बताऊं C² अगर नहीं करना, मेरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय फैक्टर कॉल्ड 931.5। ये फैक्टर याद कर लो, काम आएगा तुम्हारे बहुत ही, ठीक है। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। किसके लिए, एक के लिए मिल जाएगी। यहां जो तुम्हारा नंबर ऑफ एटम्स आएगा, जो भी सॉल्व करके आता है, जो भी सॉल्व करके आता है, सपोज नंबर ऑफ एटम्स को मैंने आप लिखता हूं, जो भी है कितना है 2.86 इंटू 22, हाँ ये नंबर्स ऑफ एटम आया है। इसको बाइंडिंग एनर्जी से क्या कर लो आप फाइनली, फिर
मल्टीप्लाई, आपको इसकी क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी जो सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड थी। बताओ जल्दी से, छोटे क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन बड़े बड़े नहीं लिखेंगे तुम्हें इसके अंदर। फिर ए से डिवाइड करोगे, जितो एटॉमिक, हाँ उससे डिवाइड करोगे अगर पर न्यूक्लियन निकालना होगा तो। जल्दी करो, गति में हाथ चलाओ, पर स्लो हो तुम लोग यार। लाइव बॉय की तरह नहीं, सॉरी ये तो काटना पड़ेगा सच में, ब्रांड की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। हाँ आजकल बड़ा डर लगता है, ब्रांड वाले भी केस कर देते हैं, पता नहीं क्यों। ब्रांड का वो करे, हार्म करो इमेज को। डिफेमेशन का केस। हाँ डिफेमेशन का। हम यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते हमारे हाथों में लगे। बीच में होता नहीं ऐसे स्क्रिप्ट में, ये बाइबल लगाओ। एक तो पता मुझे उनकी भी यूट्यूब वीडियोस बहुत अच्छी लगती है आजकल, नया ट्रेंड मतलब मुझे अच्छा लगने लगा है वो, ये जो कैंपिंग के लिए जाते हैं। हाँ मूवी बनाते हैं जैसे कैंप के लिए, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए कैंप पे जाते हैं लोग। हाँ वो बहुत बढ़िया लगती है देखने वीडियो, एकदम आराम से कैंप के लिए। तो सॉल्व करा तुम लोग भी तो कुछ सॉल्व को, सब में ही लिखते चला जाओ। जल्दी बताओ, रख करूँ? रखो सेपियंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है भाई अगला क्वेश्चन, बताओ क्या है? फिगर बेस्ड क्वेश्चन है क्या? एक मिनट दिखाओ, एक मिनट फिगर। चार्ज ऑफ, ओके चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी। ओके एक पॉइंट है ए, इसी की लाइन में एक पॉइंट है बी, और यहाँ पे एक पॉइंट है सी, और यहाँ एक पॉइंट है डी। ओके कराया था मैंने, कराया था जब यूजी का तो मैं करा ही लेता हूँ। प्लस क्यू है, ये कितना है? माइनस क्यू है। ओके और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 2L है, ठीक है। और एक चार्ज को, ओके व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू अलोंग सेमी सर्कल CRD। ओके पकड़ो इसको। करे सॉल्व? बस तो ये वाला क्वेश्चन मुझे याद है, हमने कर रखा है। देखो आपको वर्क डन निकालना है कहां से कहां तक, सी से लेके डी तक में, ठीक है। मतलब किसके लिए, कौन सा चार्ज मूव करा जाओ? Q1 को। ये चार्ज हमने मूव नहीं कराया भैया, ये चार्ज ये भी प्लेस है, माइनस को ये भी प्लेस है, हमने क्या मूव कराया? इसको, ठीक है। और इसमें कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसका मतलब है कि जो ए है वो पहले कहां तक आया है? सी तक, सॉरी जो ए है वो पहले सी तक, और सी से फिर वो सेमी सर्कल बनाते हुए कहां तक गया है? डी तक गया। पहली बात, ये टॉपिक किसके है? कंजर्वेटिव एनर्जीज के है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस के होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, सारे के सारे ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं ऐसे जाऊं, चाहे मैं यहां से निकलूं, ठीक है, पटियाला मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्थान, उल्टा घूम रहा हूं मैं, चलो कोई नहीं, बॉस्टन, ठीक है, मार्स से होते यहाँ पे आ जाऊं, तब एनर्जी क्या रहेगी मेरी? सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? तो
एक तो तरीका आपके पास बहुत सिंपल सा वो वाला है, कौन सा? हाँ, B इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, 10 आ गया, दिमाग से उतर गया। चार्ज इज इक्वल टू WA माइनस जो था ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, मतलब फॉर्मूला लिखा है मैंने, फॉर्मूला है नहीं, ये जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने, एक और दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस। जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, क्या निकालना है आपको? D और C के बीच का। एक तरीका तो हमारे पास क्या है, ये, इसको यूज कर ले, कोई भी यूज कर सकते हो। तो काम करते हैं, पहले हम C पे पोटेंशियल निकाल लेते, क्या है C पे पोटेंशियल, क्या होगा? कितना? एक गड़बड़ करो तुम, मुझे ऐसा लग रहा है। C पे पोटेंशियल जो होगा ना, वो दोनों चार्जेस की वजह से होगा, बीच में 0 होगा। एक मिनट सोचो, ये डिस्टेंस 2L है, ये कितना है? L, ये भी कितना है? L। V पोटेंशियल C ड्यू टू A, K Q बाय L, V पोटेंशियल C ड्यू टू बाय B माइनस K Q बाय L। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया C पर? 0 हो गया। क्लियर? क्लियर है उत्कर्ष? ठीक है। अब D का पोटेंशियल कितना है? D वाला, D का पोटेंशियल आपको दोनों चार्जेस से निकालना पड़ेगा। D ड्यू टू B कितना होगा? K डिस्टेंस कितना है? L है बेटा, देखो सेमी सर्कल रोटेट क्या है, तो डिस्टेंस भी कितना है? L। D ड्यू टू A से नापो कितना डिस्टेंस है? K क्यू बाय प्लस K क्यू बाय 3L। ये चार्ज प्लस है ना, ठीक है। नेट कितना हो गया इसका? फिर से 0 नहीं होगा इस बार, देखो कितना होता है, जल्दी से जोड़ बताओ कितना आया? कितना आया? 2/3 K क्यू बाय L, माइनस आएगा। ओके, क्लियर? ठीक है। अब वर्क डन का फॉर्मूला, Q VD कितना है? ये रहा, माइनस 2/3 K क्यू L इंटू कितना है यहाँ पर? 0 है, C वाला तो ये होता है ना। कितना आंसर आ गया फाइनली आपका? माइनस 2/3 K क्यू स्क्वायर बाय L, माइनस ये हमारा क्या आ गया? K को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ और आंसर भी मिल जाएगा। What is the work done in moving charge plus Q along हाँ तो सही तो क्या है, ये जो Q है ये कैपिटल Q वैसे दे, क्या दे रखा है कैपिटल Q मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, यानी यहाँ पे ये दोनों चार्ज अपनी जगह से हिले नहीं है, एक दूसरा चार्ज आया है, एक तीसरा चार्ज है वो मूव कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या जाएगा आपका? कैपिटल Q, ठीक है। माइनस तो बेटा अभी भी आएगा इसमें, ठीक है। उतार लो इसे। माइनस का सर वो तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये तो माइनस का है ना, D पोटेंशियल D जो माइनस का है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हम क्या करते हैं? नॉर्मल एडिशन करते हैं। यहाँ हमने टोटल वर्क डन निकाला, कितना होगा? वर्क डन ऑफ फर्स्ट, वर्क डन ऑफ सेकंड, टोटल वर्क डन कितना है हमारे पास? ये आ गया। क्लियर? बताओ जल्दी से। टाइम लगा?
जल्दी को सेपियंस। कौन सा क्वेश्चन है बताइए? 23. नेक्स्ट वाले में पार्ट है अभी इसका बचा रहेगा कोई पार्ट? हाँ नहीं, ओके नेक्स्ट वाले में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24 सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 24। क्या क्वेश्चन है? The total energy of an electron in the first existed state of the hydrogen atom is about minus 3.4 eV. एक मिनट माइनस 3.4 eV. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज, ग्राउंड स्टेट क्या होगी? 1। एक्साइटेड स्टेज पहली वाली क्या होगी? 2। एक्साइटेड तो तभी हुआ ना, देखो बोर्स का कंसेप्ट याद रखो। N1 ग्राउंड स्टेट है, जब वो एक्साइटेड होकर पहली बार पहुंचेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कौन सी होगी एक्चुअली? N2। तो पहले एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी है इसकी? N2। एक्चुअली ऑर्बिट कौन सा आपका? सेकंड वाला है, जिसको क्या नाम दिया हमने? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट उसके बाद What is the kinetic energy of the electron in this state? यार अब इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका, आपके पास 50 फॉर्मूले हम बहुत बार कर चुके हैं, जैसे टोटल एनर्जी का माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो सब हम कर चुके हैं पहले। सीधा वैल्यू पुट को, क्वेश्चन ही नहीं ऐसा हो कितना लेंथ खींचना पड़े इसको। Potential energy अगला पार्ट हाफ होगा, हाफ का रिलेशनशिप है ना काइनेटिक और पोटेंशियल का। पहले इसको निकालो कितना आता है? ऑब्वियसली बात है 3.4 eV। पोटेंशियल एनर्जी के साथ किसका रिलेशनशिप है? हाफ का है, मतलब ट्वाइस का, हाफ का है। काइनेटिक कम होती है, पोटेंशियल आपकी ज्यादा होती है। नंबर्स के टर्म बोला, प्लस माइनस के टर्म में नहीं। क्लियर? दूसरी में निकल जाएगी इसका -2 बैक ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या इसका? अगला पार्ट भी है। क्या है? Which of the answers above would change if the choice of the zero of potential energy is changed? क्वेश्चन लिखो गया। ठीक है तो नहीं Which of the answer above would change if the choice of the zero of potential energy is changed? Zero of potential energy. Which of the answer would be changed if the choice of the zero? 34. If the choice of the zero is changed. हो गया। मुझे एक्चुअली इसका वर्ड समझ नहीं आया सीरियसली। जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ये सॉल्यूशन में देख लो ना। क्वेश्चन तो समझ में आया। जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, किसी को समझ में क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कभी आंसर में देगा हाँ वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? क्या चीज? पूछ रहा है वैल्यू चेंज होगी या नहीं? अगर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देते हो, अगर ऐसा लिखा है तो भैया चेंज नहीं होगी। जिसका आंसर में यही है कि हाँ, नहीं होगी। क्योंकि जब हम टोटल एनर्जी निकालते हैं ना, तो टोटल एनर्जी समेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। अगर ये जीरो हो भी जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन टोटल एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है? इसका समेशन है काइनेटिक और पोटेंशियल का। तो ये चीज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल ना टोटल एनर्जी जो होगी वो चेंज होगी। क्लियर? तो फिर तो यही है। नेक्स्ट है भाई A wire of uniform cross-section and resistance 4 ohm is bent in the shape of a square ABCD. Point A. ग्राफ बेस्ड ना, फिगर बेस्ड ना। ओके, एक क्वेश्चन है, एक वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, डिस्टेंस 4 ओम है। ओके, ये है कुछ बढ़िया क्वेश्चन। अब बढ़िया क्यों? मैं हमेशा कहा सीबीएसई एक आधे क्वेश्चन ऐसे जरूर डालती है जो आपके लिए क्या हो, एडवेंचर्स रहे। ठीक है, अब देखो क्या है इसे, कोई अच्छा क्वेश्चन है। कुछ एक वायर है जिसको हमने बेंड कर दिया है स्क्वायर में, जो कि मेरा स्क्वायर लग नहीं रहा है, मेरा वाला रेक्टेंगल लग रहा है। ठीक है, फिर जनता ट्रोल कर देगी। ए बी सी डी, वैसे बार बहुत बड़ी थी पहले,
इस वायर को हमने किस में चेंज कर दिया है? इस वायर का रेजिस्टेंस कितना था? 4 ओम। जब हमने इसको चेंज किया, एक मिनट को बेटा, ये आपकी फोटो आ गई बचपन वाली, दिखाओ, किसी बचपन की फोटो मुझे दिखाई जाती है, वो दिखाओ। अच्छा, अब A B C D 4 ओम का है, बेंड कर दिया तो सबका क्या हो जाएगा? 1 ओम। सर आपको कैसे पता लगा 1 ओम हो जाएगा? ये कुछ और भी तो हो सकता था, 2 भी तो सकता। क्यों? स्क्वायर क्या है? रेजिस्टेंस एक स्केलर टर्म है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, लीनियर प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लेंथ के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगी? बराबर बढ़ जाएगी। टोटल कितनी होगी? 1 ओम। आगे, पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट पी ऑन डीसी। यहां से इस वायर को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, कनेक्ट किया गया है, जो नहीं कि इस वायर को टेढ़ा कर दिया गया। मैं किसी एक वायर उठा के दूसरे वायर को क्या कर दिया? मैंने कनेक्ट कर दिया। वायर की रेजिस्टेंस दे रखी है इसकी, एपी की, कितने ओम की है? 1 ओम। ये वायर जो नहीं कि सेम वायर हो, मतलब इसी का हिस्सा हो सकता है कि अलग से वायर उठा के लाया मैं, दोनों को मैंने क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। क्लियर? आगे बढ़ते। वायर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी। बेटा यहां से और यहां से पोटेंशियल दिया गया है, क्लियर? ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट बी एंड पी आर सीम टू बी सेम पोटेंशियल। इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, क्लियर? ये क्वेश्चन टोटल है। पूछा क्या गया है? रेजिस्टेंस ऑफ डीपी, इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस। ओह माय गॉड, ये तो वाला क्वेश्चन लग रहा है कि एक आदमी लाल रंग के कपड़े पहन के गाड़ी चला रहा था, उस गाड़ी में 20 लोग बैठे थे, तो बताओ ड्राइवर की मम्मी का नाम क्या है? कुछ ऐसा देखने में कुछ ऐसा लग रहा है आपको। क्वेश्चन ईजी है, ध्यान से समझना कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो। जब हमारे पास कॉमन पोटेंशियल नाम का शब्द आता है ना कि दो चीजों में पोटेंशियल सेम है, सबसे पहले दिमाग हिट करना चाहिए आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर सबसे पहले, क्योंकि वही एक ऐसा टॉपिक आया था जहां पे आपके 2 पॉइंट्स के जो पोटेंशियल क्या होते थे? सेम होते थे, और उसमें करंट फ्लो नहीं करता था। अगर बी और पी के बीच का कोई पोटेंशियल है और अगर मैं एक वायर जोड़ देता तो इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। इस फिगर को मैं थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करता हूं। देखो 1 1 1 1 कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ डी और सी का तो बटेगा, बोलता हूँ 1 1 1 1 यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया? बीच में बट गया। हाँ, जो भी देख लो, इसे लेते हैं एक्स, तो इसे क्या ले लेंगे हम? अब इसको दोबारा से रीअरेंज करते हैं, ध्यान से देखना इसका रीअरेंजमेंट कैसे होगी। 1 ओम, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा? बी, ये पॉइंट क्या हो गया मेरा? सी। इसमें भी पोटेंशियल कितने का है? 1 ओम का, क्लियर? यहां से एक पॉइंट हो गया मेरे पास, क्या हो गया? पी, हाँ पी ही रखते से, ठीक है। एक मिनट, यहां एक छोटा सा पॉइंट मेरे पास डी भी है, ए से एक मिनट को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, पॉइंट डी, पॉइंट पी। ए से डी के बीच में मेरे पास एक पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है कितने ओम का, और डी से किसके बीच में? सी के बीच में मेरे पास रेजिस्टेंस है कितने ओम का? एक्स ओम का, क्लियर? ए से पी के बीच में, एक मिनट, ए से पी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है कितने का, और पी से सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है कितने का है? वो 1 माइनस एक्स का। कहानी समझ में आ गई? एक्चुअली ये ना सिंपल कॉम्बिनेशन का एक ग्राफ था और फिगर थी, बस बोल दिया उसने, हमें लिख दिया, इसलिए हमें एक छोटी सी मौत आ गई, ठीक है, कि करना कैसे इसको। और देन ए और सी क्या आपस में कनेक्टेड है, बी और पी के बीच में कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, किसकी कंडीशन बनेगी? व्हीटस्टोन की। व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या बोलती है? ये रेजिस्टेंस और ये पूरा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और पूरा रेजिस्टेंस क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। 1, ये दोनों कितना हो गया जोड़ के? 1 प्लस, और ये दोनों किस में? एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में, पैरेलल में, तो 1/x। देखो कितना आता जोड़ के, जल्दी से देखो, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 2 प्लस, तो ये पूरा जोड़ के हमारे पास कितना हो गया भाई साहब? हमारे पास कितना हो गया? पूरा रेजिस्टेंस को जोड़कर आया 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स।
कितना हो गया 1 + x, ये कितना हो गया, दूसरा वाला कितना है ये इधर 1 और ये कितना है 1 - x। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है। ये उधर गया 1 - x, ये पूरा इधर गया √x जो भी है कितना है, सॉल्व को कितना आता है ये √2 कर लो भाई सॉल्व करने से, कुछ तो मैथ को भी इज्जत दो। x - x² + x x² + 2x - 1 = ये आएगा कितना आया x, अब बोल दो √2 भाई, √2 - 1 ये बता रहा बच्चा, तुम इसकी बातों में विश्वास कर लीजिए। ठीक है √2 - 1 क्लियर। वैसे भी यार देख लो तुम्हें कॉम्प्लेक्स रूट बनना है इसका, कॉम्प्लेक्स और रूट्स पता है ना तुम्हें कैसे बनते थे, रियल वाले ये सब मैथमेटिक्स में कुछ किए। चलो छोड़ो स्किप करते हैं, इस वाले पार्ट को काट देंगे, बाद से बेइज्जती हुई इसके अंदर। उतार लो इसे, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 25th। आज हमने कल से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए इतनी देर के अंदर ही, तेजी से कर रहे हैं। उसका क्या मतलब हुआ कि शुभम वो पढ़ नहीं देते शेयर्स, तुम ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली। लाइव जा रहा है ये देखो, लाइव तो नहीं मतलब रिकॉर्डिंग में जा रहा है ये सब। बिल्कुल, ये तो आप कट कर दोगे, ये तो मैं कट नहीं करूंगा, ठीक है अब करूं। उत्कर्ष हो गया, यस सर। उत्कर्ष में कोई डाउट नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आते कौन सा क्वेश्चन है 26, क्या क्वेश्चन है। 26. The given figure shows a long straight line. ये सर आपने कौन सा डेरिवेशन है? डेरिवेशन है कोई, अच्छा एम्पियर से गिवन वाली डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ मैं देख लो क्या डेरिवेशन एनसीईआरटी में गिवन, एक वायर दिया होता है, ठीक है, वायर के इनसाइड, वायर के आउटसाइड, वायर के इनसाइड, वायर के आउटसाइड, ठीक है, और वायर की सरफेस के ऊपर आपको क्या निकालनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। ये डेरिवेशन में पहले करा भी चुका हूं, ठीक है क्लियर। ऐसी वाली है, फटाफट एक बार मैं रिव्यू देता हूं इसका, एक छोटा सा μ0 ये डीएल क्या है, एम्पीरियल लूप जो आप बनाते हो, और उसी पॉइंट पे क्या निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हो। एम्पीरियल लूप और गॉसियन सरफेस में डिफरेंस बस ये कि एक आपके पास लीनियर है, दूसरे आपके पास एरिया है, एरिया के लिए है। कहानी दोनों की सेम है, आप एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाएंगे और उसके पॉइंट पे ही एक में आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एक में आप निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपको आंसर डेरिवेशन की मिल जाएगी, प्रॉपर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा आपको शब्द लेने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़े, रफ करूं। नेक्स्ट क्या आपके पास, ये एम्पीरियन, ये एनसीईआरटी में सॉल्व न्यूमेरिकल है, प्रॉपर एक सॉल्व न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। जब एम्पीरियन सर्किट लॉ पढ़ोगे तो उसके अंदर ये प्रॉपर गिवन है। ये पूरी एम्पीरियन सर्किट लॉ कहते क्या कहते हैं, बोला तो नहीं नाम उसका, सही बोला ना, हाँ बिल्कुल ना, ठीक है, हाँ एम्पीरियन लूप वाला कंसेप्ट लोगे ना, तो वहां पे ऑलरेडी गिवन है आपके पास कहानी चैप्टर में, उसके अंदर है 4 के अंदर मैग्नेटिक बारे में, ठीक है। प्रॉपर डेरिवेशन है भाई इसकी, दो ही डेरिवेशन है इसके अंदर, ठीक है, उनमें से किए हैं एम्पीरियन लूप के अंदर। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपके पास identify the part of the electromagnetic spectrum which produces heat effect or second part is absorbed by the ozone layer in the atmosphere, third part is used for studying crystal structure।
3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? हीट वाला पार्ट है, तो आग बंद करके क्या लगा सकते हो? इंफ्रारेड रेडिएशन, वही हीट प्रोड्यूस करती है। दूसरा क्या है? ओजोन वाला है। ओजोन के साथ किसकी जोड़ी सही जमती है? अल्ट्रावायलेट की, ठीक है, यूवी। अच्छा खेलता था। तीसरा क्या आपके पास? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या हमेशा क्या रहेगा? एक्सरे रहेगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब भी बात की जाए तो आप किसका यूज करेंगे? एक्सरे का। 3 हो गया कवर। आगे बढ़ते हैं। उसमें है राइट एनी, उसी में 27 में हाँ, राइट एनी वन मेथड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव रेडिएशन। तो देखो इंफ्रा की तो सिंपल है। इंफ्रा की सिंपल कैसे है? अगर आप किसी चीज को हीट दे रहे हो, हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप पे इंफ्रारेड प्रोड्यूस होगी। दूसरा कौन सा आपका? अल्ट्रावायलेट का। वैसे यूवी का तो एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि क्या कहते, ये जो आपको सन से मिलती है, और अगर सन से नहीं मिलोगे तो इलेक्ट्रिक स्पार्क लिख सकते हो, ठीक है। वो तेज चमक जो होती है ना, वो अल्ट्रावायलेट रेज की कंडीशन, अल्ट्रावायलेट की रेज की उसमें आती है रेंज पे। एक्सरे का, एक्सरे का जो प्रोडक्शन है, समटाइम एक्सरे इज आल्सो कॉल्ड रॉन्टसन रे, ठीक है। रॉन्टसन रे भी कहा जाता है एक्सरे को, ठीक है। पुरानी कहानी आप जाके विकिपीडिया बहुत सारे पढ़ सकते हो कि कैसे इसके वो मतलब इसको लेके क्या क्या मिथ थे, क्या क्या चीजें क्लियर हुई है रॉन्टसन रे की। जब बहुत ही हाई पावर्ड इलेक्ट्रॉन को, बीम को जब किसी मेटल सरफेस पे डाला जाता है, और मेटल सरफेस आपका डेंस भारी होना चाहिए, मेटल मतलब आपका भारी मेटल होना चाहिए, हैवी मेटल होना चाहिए, तो वहां पे आपको एक रे की प्रोडक्शन मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सरेज मिलती है, ठीक है। जैसे आपके जो हैवी मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स में जो आते हैं आपके, उन जो आपके वो कौन से DF ब्लॉक के शायद, वहां आपको दिखाई देते हैं एक्सरेज। क्लियर? प्रोड्यूस करने का तरीका कौन सा है? बस खत्म। नेक्स्ट क्या इसके बाद? म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक कॉइल में फील्ड चेंज करोगे तो दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। डेफिनेशन तो खुद लिखनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट बताओ भाई, चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का साइन क्या है दोनों की? अरे अभी तो लिखा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या लिखते थे हम? इंडक्टेंस के लिए हम क्या लिखते थे? कितना वो है इंडक्टर, कितने उसका है? एल। तो भाई क्या हो गया उत्कर्ष? हेनरी। कैसे बेसिक से भूल जाए तुम लोग? देन उसके बाद क्या है? Two circular loops, one of small radius r and other of large radius capital R, such that capital R is greater than small r, are placed coaxially with centers coinciding, obtain the mutual inductance of the arrangement. बड़ा कॉइल छोटा कॉइल, ठीक है। बड़े कॉइल की वजह से छोटे कॉइल में कितना, बड़े कॉइल की वजह से छोटे कॉइल में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है। कहानी बड़ी सिंपल सी है। देखो क्या आपके पास फाई इज इक्वल टू एम आई, देखो हेलो, एम आई इज इक्वल टू फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स? इसका जो चेंज होने वाली सेकेंडरी कर लो, प्राइमरी कर लो। जो भी मैग्नेटिक है फील्ड है प्राइमरी की वजह से, और दूसरा क्या होता है इसमें? एरिया किसका? सेकेंडरी का। मैग्नेटिक फील्ड तो प्राइमरी की वजह से चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी की वजह से चेंज होगा सेकेंडरी में, तो उससे क्या चेंज होगा? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है किससे प्रोड्यूस हुई है? पी वाले से। चेंज किस में हो रही है? एस वाले में। तो सर्कुलर के लिए हम कितना करते थे? अगर याद हो तो करंट लूप के लिए 2R ऐसा कुछ होता था, याद है? म्यू नॉट आई अपॉन 2R, याद है कि नहीं है? खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। एरिया क्या है इसका? जो भी इसकी रेडियस होगी, जैसे इसका रेडियस RI मान लो, इसका रेडियस मान लो R0, जो भी इसकी रेडियस होगी उस हिसाब से इसको तो इसको पुट कर लो। क्लियर? क्लियर? और देन आपके पास इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी? म्यूचुअल इंडक्टेंस की। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर का होना चाहिए, सब पता होना भी चाहिए। इसमें भी और गिवन है, अभी क्या गिवन है बताओ हमने? अच्छा वो वाली क्या, वो 1 एम्पियर की से डेफिनेशन आती है। सेपेंस उतार लिया, इसको आगे बढ़े। इसमें बस डेरिवेशन करके दिखानी, खत्म, छोटी सी।
क्या टाइम हो रहा है? 11:05 बज गए? जैसे हो गई 5 मिनट। अच्छा वो MCQ रफ करूं? तो यही क्या करके जाएगा? इतनी भी छोटी मत रखो जिंदगी में। क्वेश्चन में क्या अपना 26 का भी पार्ट ना, मतलब और चॉइस में। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब वाहियात क्वेश्चन में पूछ लिया। 27 में क्या है? 27 का और पार्ट है। 28 का है। 28 का और पार्ट है। हाँ 28 का। बहुत ही ज्यादा अजीब क्वेश्चन है। क्यों? 2 वायर्स है, सेम करंट में फ्लो कर रहा है, फोर्स निकाला। देखो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? एक तो फॉर्मूला ये देखो कि अगर कोई भी वायर, करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट हो तो उसमें फोर्स कितना लगता है? हमने 50 पढ़ रखा है, बेल साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इसकी? इनसाइड। क्लियर? अब बहुत आसान सा काम है ये। इसके आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड किससे बनेगी? इस वाली वायर से, वायर 1 वायर 2। वायर 1 से वायर 2 की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? आई थिंक म्यू नॉट आई, ये 2 पाई होता है ना, कितना होता है भूल का, जल्दी से बताओ। यही होता है। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका? I1। इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका? I2। तो म्यू नॉट I1 2 पाई, ये R नहीं, ये आपका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस गैप कितना आपका? सपोज D का गैप है तो कितना आ जाएगा? D आ जाएगा। ये करंट है दूसरे वाले का I2। ये लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ जिसकी आप बात करो, कितना हो गया? L। एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया? 1। लेफ्ट हैंड रूल से गुड। अब तो आपको ऐसी क्वेश्चंस करें तेजी से सॉल्व। फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपके पास फॉर्मूला क्लियर? रख करूं सेपियंस? इधर लगेगा, एक में इधर लगेगा। ये कौन सी चैप्टर है? ये तो फोर्थ है। 4th ही है। B जहाँ पे भी आया तो 4th है। फिफ्थ में नहीं रखा। आगे बढ़े, फिनिश करे इसे 28 वाले को। खत्म होगा सेक्शन सी, सेक्शन डी। और वाले भी कर लिए, सारे कवर कर लिए हमने इसको। बस उसके बाद आज के लिए रहने देते। और ये रही आज की सेल्फी। 70 मिनट आज हमने लेक्चर में पढ़ा। लिंक तो दे दो, क्या? अपने चैनल का लिंक तो दे दो। हमारे पास तो है भाई, तू